बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिवीजन ऑफ न्यूप्लेजिया। और पूरे न्यूप्लेजिया को एक ही वीडियो में कवर करना है तो थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, लेकिन हम भी थोड़ा सा एक शॉर्टकट यूज करते हैं, वो है पैथोमा। तो आज की इस वीडियो में आप पैथोमा से प्रिंसिपल ऑफ न्यूप्लेजिया को रिवाइज करने वाले हैं। तो आपने अभी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना है। न्यूप्लेजिया एक प्रोसेस का नाम है और इस प्रोसेस के जरिए जो न्यू टिश्यू बनेगा उसको बोलते हैं न्यूप्लाज्म। ठीक है, तो न्यूप्लेजिया क्या होता है? न्यू टिश्यू की ग्रोथ को बोलते हैं। लेकिन जो न्यू टिश्यू का ग्रोथ होगा जिसको न्यूप्लाज्म या ट्यूमर बोलते हैं, उसके पास तीन प्रॉपर्टी होती है। पहली बात, इसकी जो ग्रोथ होती है वो अनरेगुलेटेड होती है। अगर कोई ग्रोथ स्टिमुलेटिंग सिग्नल होगा या नहीं होगा तभी ये ग्रो करता रहेगा, अनरेगुलेटेड होती है। दूसरा इरिवर्सिबल होती है। तीसरा मोनोक्लोनल होती है, सिंगल पेरेंट सेल से बनते हैं। ये फीचर उसको डिस्टिंग्विश करते हैं हाइपरप्लेजिया से और रिपेयर से। तो तीन प्रॉपर्टी होना जरूरी है न्यूप्लाज्म के अंदर, अनरेगुलेटेड, इरिवर्सिबल और मोनोक्लोनल। मोनोक्लोनल का मतलब है कि जो न्यूप्लास्टिक सेल है वो सिंगल मदर सेल से डिराइव्ड हुई है। जो क्लोनैलिटी है उसको स्टैब्लिश करने के लिए ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज के आइसोएंजाइम को देखते हैं। ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज के मल्टीपल आइसोफॉर्म होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए, बी, सी। लेकिन एक ही आइसोफॉर्म किसी एक पेरेंट से इनहेरिटेड होता है। जैसे फीमेल के अंदर आपको पता है कि दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज को कोड करने वाले जो जीन्स अलील्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं। लेकिन आपको पता है कि एक एक्स क्रोमोसोम की रैंडम इनएक्टिवेशन होती है और उस प्रोसेस को बोलते हैं लाइनाइजेशन। ठीक हो गया, ओके। और आपको ये भी पता है कि जो नॉर्मल रेशियो होती है एक्टिव आइसोफॉर्म की, तो वो क्या होती है 1:1। ठीक है, यानी 50% सेल के अंदर ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज टाइप ए और 50% सेल के अंदर टाइप बी होती है। ठीक है, जो 1:1 होती है हाइपरप्लेजिया के अंदर मेंटेन रहती है। और हाइपरप्लेजिया क्या होती है? पॉलीक्लोनल होती है। जो पॉलीक्लोनल का मतलब है कि जो सेल है वो मल्टीपल सेल से डिराइव्ड होते हैं, एक ही सेल से डिराइव्ड नहीं होते। लेकिन कैंसर सेल के पास प्रॉपर्टी ये है कि वो मोनोक्लोनल होती है। एक ही सेल से बहुत सारी चीजें बनती रहती है। पहले एक सेल एबनॉर्मल बनता है, फिर इस एबनॉर्मल पेरेंट सेल की वजह से मल्टीपल डॉटर सेल बनना शुरू हो जाती है, लेकिन एक ही पेरेंट सेल से, तो उसको बोलते हैं मोनोक्लोनल। लेकिन हाइपरप्लेजिया के अंदर अगर 4 सेल है तो चारों सेल से बहुत सारे सेल नहीं बन सकते हैं, तो हाइपरप्लेजिया वाले सेल पॉलीक्लोनल होती है। लेकिन न्यूप्लेजिया के केस के अंदर ओनली 1 आइसोफॉर्म होती है, जबकि यहाँ पर 2 आइसोफॉर्म, जैसे 50% सेल के अंदर 1 है और 50% के अंदर बी होती है। लेकिन चूंकि एक ही पेरेंट सेल से, एक ही सिंगल मदर सेल से डिराइव्ड होते हैं, तो न्यूप्लेजिया वाले सेल के अंदर सिर्फ एक ही आइसोफॉर्म होगा, जबकि नॉर्मल हाइपरप्लेजिया वाले सेल में या रिपेयर वाले सेल के केस के अंदर आपको 2 आइसोफॉर्म देखने को मिलती है। तो इन शॉर्ट जो क्लोनैलिटी होती है उसको स्टैब्लिश करने के लिए पहला ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज को देखते हैं और दूसरा एंड्रोजन रिसेप्टर आइसोफॉर्म्स को देखती है, क्योंकि ये भी एक क्रोमोसोम के ऊपर पड़े हुए होते हैं। ओके, जो क्लोनैलिटी होती है जो बी लिम्फोसाइट की, उसको डिटरमिन करने के लिए जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन लाइट चेन फिनोटाइप को देखते हैं। नॉर्मली आपको पता है कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है उसके अंदर हैवी चेन और लाइट चेन होती है। ओके, और एक बी सेल लाइट चेन को एक्सप्रेस करता है जो या तो कैपा होगी या लैम्डा होगी। ठीक है, और नॉर्मली कैपा टू लैम्डा लाइट चेन की रेशियो कितनी होती है? 3:1 होती है। यानी जो रेशियो होगी वो नॉर्मल सेल के अंदर तो मेंटेन होगी 3:1 हाइपरप्लेजिया वाले केस के अंदर या रिपेयर वाले केस के अंदर, पॉलीक्लोनल केस के अंदर। लेकिन जो रेशियो होगी वो खराब हो जाएगी या इन्वर्टेड हो जाएगी किसके अंदर? कैंसर सेल के अंदर। और कैंसर सेल क्या होते हैं? न्यूप्लास्टिक होते हैं। ठीक हो गया, तो आपको पता है कि जो न्यूप्लास्टिक ट्यूमर होते हैं बिनाइन या मैलिग्नेंट हो सकते हैं। बिनाइन ट्यूमर लोकलाइज्ड होते हैं और मेटास्टेसिस नहीं करते, लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर या जिसको कैंसर बोलते हैं वो इन्वेजन करते हैं लोकली और वो मेटास्टाइज कर सकते हैं, फैल जाते हैं एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह। ओके, अब इसके बाद जो ट्यूमर का नोमेनक्लेचर है वो डिपेंड करता है कि उस ट्यूमर की डिफरेंशिएशन कितनी हुई है, कि वो किस टाइप का टिश्यू प्रोड्यूस हुआ है, और ये कि ट्यूमर बिनाइन है मैलिग्नेंट है। फॉर एग्जांपल बिनाइन ट्यूमर जैसे जो एपिथेलियम है या लीनिएज ऑफ डिफरेंशिएशन, अगर वो एपिथेलियम टिश्यू का ट्यूमर है, ठीक है, तो अगर बिनाइन के केस में एडिनोमा वर्ड यूज करेंगे और मैलिग्नेंट के केस में एडिनोकार्सिनोमा। स्पेसिफिकली अगर वो एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू जैसा बिहेव करे एनाटॉमिकली या फिजियोलॉजिकली, या पेपिलोमा बोलेंगे अगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, पेपिलरी कार्सिनोमा। मेसेनकाइम का जो ट्यूमर होता है फॉर एग्जांपल लाइपोमा, और इसमें सार्कोमा होता है। लिम्फोसाइट का ट्यूमर बिनाइन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इसका लिम्फोमा एग्जिस्ट करता है। मेलानोसाइट का जो बिनाइन ट्यूमर होता है उसको मोल या नेवस बोलते हैं, जबकि मैलिग्नेंट के केस में मेलानोमा बोलते हैं। ठीक हो गया, ओके। एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं, तो कैंसर है वो कहती है कि अडल्ट के अंदर और चिल्ड्रन के अंदर सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ होता है, यानी सेकंड लीडिंग। तो फर्स्ट लीडिंग कॉजेज क्या होगी? लीडिंग कॉजेज क्या होती है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, दूसरे नंबर पे कैंसर होता है जो डेथ करवाता है अडल्ट के अंदर और चिल्ड्रन के अंदर, और तीसरा क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है। ठीक हो गया, ये अडल्ट के अंदर लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। लेकिन लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन, पहला एक्सीडेंट, बच्चे एक्सीडेंट से मरते हैं, दूसरा कैंसर से मरते हैं, तीसरा कॉन्जेनिटल डिफेक्ट से मरते हैं। ठीक है, ओके। और मोस्ट कॉमन कैंसर अडल्ट के अंदर आपको पता है कि फीमेल के अंदर ब्रेस्ट और मेल के अंदर प्रोस्टेट का होता है,
इसके बाद लंग्स और फिर इसके बाद कोलोरेक्टल कैंसर आती है। तो ये कैंसर का इंसिडेंस रेट है। लेकिन कैंसर की मोर्टेलिटी रेट के मौत किस कैंसर की वजह से ज़्यादा होती है? तो लंग्स चाहे मेल या फीमेल है, दूसरे नंबर पे ब्रेस्ट और प्रोस्टेट। बस आपने करना क्या है, बस आपने दूसरे वाले को उठा के पहले पे ले आना है। यानी कॉमन ज़्यादा होता है ब्रेस्ट और प्रोस्टेट का, लेकिन इसकी वजह से मोर्टेलिटी कम होती है एज कम्पेयर टू लंग्स। रोल ऑफ स्क्रीनिंग, कैंसर एक सिंगल म्यूटेटेड सेल की फॉर्म में स्टार्ट होता है, ठीक है, और तकरीबन किसी भी कैंसर सेल को अगर कोई क्लिनिकल सिम्टम प्रोड्यूस करवाने हैं तो उसको तकरीबन 30 डिवीजन चाहिए, और हर डिवीजन जिसको आप डबलिंग टाइम बोलते हैं उसकी वजह से म्यूटेशन बढ़ती रहती है, ठीक है। कैंसर उस वक्त तक सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करेगा जब तक वो लेट स्टेज तक नहीं जाएगा, ठीक हो गया, जिसमें वो 30 डिवीजन वगैरह हो जाएगी। तो 30 डिवीजन में यानी हर एक डिवीजन के साथ उसमें म्यूटेशन की तादाद बढ़ती रहेगी, ठीक हो गया। और ऐसे कैंसर जिनको आप बहुत देर में जाके डायग्नोस करते हो तो वो उनका प्रोग्नोसिस काफ़ी पुअर है, उनका रिकवरी रेट भी काफ़ी पुअर होता है, ओके। सबसे पहले जो स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग ये चेक करने के लिए कि आया कैंसर है या नहीं, तो वो चेक करती है डिस्प्लेजिया को। डिस्प्लेजिया प्री कैंसरस चेंज है, यानी जो कैंसर से पहले क्या होती है, पहले कार्सिनोमा इन सिटू होता है, कार्सिनोमा इन सिटू से भी पहले क्या होती है, डिस्प्लेजिया होती है। और कॉमन स्क्रीनिंग मेथड कौन कौन सी होती है? सर्वाइकल डिस्प्लेजिया को चेक करने के लिए इससे पहले कि वो कैंसरस बन जाए तो पैप स्मीयर है, मैमोग्राफी इस्तेमाल होती है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन ये प्रोस्टेट कार्सिनोमा के लिए, और हीमोकुलर टेस्ट हीमो ब्लड से रिलेटेड है। वैसे फॉर ओकल्ट, ओकल्ट का मतलब है कोई चीज़ मख्फी या कुछ छुपी हुई चीज़ है। तो अगर स्टूल के अंदर कोई ब्लड आ रहा है, और क्लोनोस्कोपी, इनको ये किसके लिए होती है? क्लोनिक एडिनोमा को चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो क्लोनिक एडिनोमा के लिए होमोकुलर टेस्ट है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा के लिए, मैमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर के लिए, पैप स्मीयर सर्वाइकल डिस्प्लेजिया के लिए। कार्सिनोजेनेसिस की बात करते हैं, कार्सिनो कैंसर जेनेसिस प्रोडक्शन, बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? कैंसर करवाने वाले जो एजेंट्स होते हैं, तो कैंसर की फॉर्मेशन होती है वो किस तरह से इनिशिएट होती है? सबसे पहले आपने स्टेम सेल के डीएनए को डैमेज पहुंचाना है। स्टेम सेल ही क्यों? क्योंकि स्टेम सेल काफी ज्यादा रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होती है, ठीक है। लेकिन जब डीएनए डैमेज हो जाएगा तो डीएनए डैमेज होने के बाद रिपेयर वाला मैकेनिज्म चलता है। अगर आपने डीएनए को ज्यादा डैमेज कर दिया तो वो रिपेयर वाले मैकेनिज्म को ओवरकम कर देगा, ठीक हो गया। कार्सिनोजन ऐसे एजेंट होते हैं जो डीएनए को डैमेज करते हैं, ठीक है, और डीएनए वाला रिपेयर वाला इतना ज्यादा, यानी डीएनए इतना ज्यादा डैमेज हो गया जितना रिपेयर नहीं हो सकता, तो फिर आपको एबनॉर्मल डिवीजन वगैरह देखने को मिल सकती है, ठीक है, ओके, जिसके अंदर कैंसर का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। वो ऐसे एजेंट जो कि कैंसर को स्टिमुलेट करवाते हैं उनको कार्सिनोजेनिक बोलते हैं। उसके अंदर केमिकल ओन्कोजेनिक वायरसेस और रेडिएशन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। वैसे वायरसेस के अलावा बैक्टीरिया भी करवाते हैं कैंसर, जिस तरह हेलिकोबैक्टर पायलरी होता है वो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा करवाता है, माल्टोमा भी करवाता है, ठीक है। जो डीएनए की म्यूटेशन होती है वो हमारे की रेगुलेटरी सिस्टम को खराब कर देती है, जिसकी वजह से ट्यूमर की ग्रोथ प्रोमोट हो जाती है और इसकी प्रोग्रेशन भी बढ़ जाती है। प्रोग्रेशन की वजह से सेपरेट होता है और ट्यूमर की प्रोमोशन की वजह से उसकी ग्रोथ होती है, ठीक हो गया। और वो कौन कौन से जीन्स है जिनके अंदर मसला आ जाता है कैंसर के अंदर? प्रोटोन को जीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन और रेगुलेटर ऑफ एपोप्टोसिस है। प्रोटोन को जीन के अंदर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी, ट्यूमर सप्रेसर जीन और एपोप्टोसिस के केस वाले जीन के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी, ठीक है। पहले ओन्कोजीन को देख लेते हैं। अगर किसी भी सेल की ग्रोथ करवानी है, डिफरेंशिएशन करानी है, तो प्रोटो ओन्कोजीन हमें चाहिए। अगर प्रोटो ओन्कोजीन, प्रोटो का मतलब इनएक्टिव, अगर प्रोटो ओन्कोजीन की म्यूटेशन होती है और वो एक्टिव हो जाती है, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है, तो वो ओन्कोजीन बन जाएंगे। ओन्कोजीन बनने की वजह से अनरेगुलेटेड ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी बताई हुई है ओन्कोजीन की, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर के जीन होते हैं, ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर, यानी हर प्रोटीन के जीन होते हैं। ग्रोथ फैक्टर की प्रोटीन वाले जीन है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर वाले है, सिग्नल ट्रांसड्यूसर है, फिर न्यूक्लियर रेगुलेटर है, सेल साइकिल रेगुलेटर है। ग्रोथ फैक्टर जो होती है वो सेल की ग्रोथ को इंड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोसाइटोमा के अंदर प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर बी है। ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर दूसरी एग्जांपल है ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स की, तो वो ग्रोथ फैक्टर से मैसेज को लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर के अंदर ERBB2 या उसको HER2 हर न्यू लिखा है, हर न्यू या उसको ERBB2 भी बोलते हैं। जो इसके बाद बारी आती है सिग्नल ट्रांसड्यूसर की, जिनका फंक्शन है सिग्नल को ट्रांसफर करना न्यूक्लियस के पास, ठीक है। तो उसके अंदर एग्जांपल आ जाएगी रास की, ठीक है, रास, ओके, जो कि जी प्रोटीन होती है। इसके बाद रास एसोसिएटेड होगी किसके साथ? ग्रोथ फैक्टर, यानी ये पूरा सिग्नलिंग मैकेनिज्म बता रहे हैं। इसके बाद होगा सेल साइकिल रेगुलेटर्स हो गए जो कि सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। तो साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो ऐसी प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट कराती है, तो सेल साइकिल को प्रोलिफरेट वगैरह सेल साइकिल को आगे प्रोमोट करती है। फॉर एग्जाम्पल साइक्लिन डी और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4 होती है, ये फॉस्फोरिलेट करती है किसको? रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन को। वो रेटिनोब्लास्टोमा G1 से लेकर S फेज की प्रोग्रेशन को बढ़ा देती है, यानी सेल G1 से S फेज की
की तरफ जल्दी से चला जाएगा। तो ये तो बात होगी ऑन्कोजीन की, ठीक है। और अगर आप यहाँ से देखो कि यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर के अंदर एग्जांपल दिया प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर की, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के अंदर RET KIT किट है और ERBB2 HER2 न्यू, सिग्नल ट्रांसड्यूसर के अंदर RAS और ABL है, न्यूक्लियर रेगुलेटर के अंदर CMYC MYC और LMYC है, जबकि सेल साइकिल रेगुलेटर के अंदर साइक्लिन्स आ जाती है, साइक्लिन D1 और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ठीक है। इन सब के नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके। अब मैकेनिज्म इनका क्या होता है कैंसर के अंदर, अब इसकी ओवर एक्सप्रेशन होगी, ओवर एक्सप्रेशन, और यहाँ पे ऑटोक्राइन लूप चलना शुरू हो जाएगा, बार बार अपने आपको स्टिमुलेट करवाना शुरू कर देगा। कौन से ट्यूमर के अंदर, एस्ट्रोसाइटोमा। ERBB2 ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कार्सिनोमा के अंदर होता है, ठीक है। जो ERBB2 के अंदर एम्पलीफिकेशन होती है, इसके अंदर भी यानी MYC के अंदर भी एम्पलीफिकेशन है, CDK4 के अंदर भी एम्पलीफिकेशन है, जबकि ABL के अंदर जिसने क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया करवा देना है, ठीक है, एक्यूट लिम्फोजिनस ल्यूकेमिया करवा देना है, ठीक है। तो इस केस के अंदर आपको ट्रांसलोकेशन देखने को मिलती है, यहाँ पे 20 साल रिसेप्टर लिखा होगा, ठीक है, ट्रांसलोकेशन 9 और 22, जबकि यहाँ पे भी ट्रांसलोकेशन होती है बर्किड लिम्फोमा में 8 और 14 के दरमियान, ठीक है, जबकि मेंटल सेल लिम्फोमा के अंदर भी ट्रांसलोकेशन होती है, ठीक है। तो आप इनके ट्रांसलोकेशन को नोट कर लेना, ओके। मेलानोमा के अंदर भी एम्पलीफिकेशन होती है किसकी, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज की, ये सारी ऑन्कोजीन के अंदर आती है। अब इसके बाद बारी है ट्यूमर सप्रेसर जीन की। अगर आपने कैंसर करवाना तो फिर ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन करवा देनी है। ट्यूमर सप्रेसर जीन सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, बल्कि असल में ट्यूमर की फॉर्मेशन को कम कर देते हैं। इसके अंदर जो दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है P53 और रेटिनोब्लास्टोमा। P53 सेल की प्रोग्रेशन को कंट्रोल करता है फ्रॉम G1 टू S फेज, ठीक है। जब भी कोई DNA डैमेज होगा तो ये G1 से लेकर S फेज की प्रोग्रेशन को रोक देगा, ठीक है, और DNA रिपेयर वाले एंजाइम को एक्टिवेट करवा देगा। अगर DNA रिपेयर नहीं हो सकता तो P53 अपॉप्टोसिस को इंड्यूस करवा देता है। किस तरह से, P53 बैक्स और बैक की अप रेगुलेशन करेगा जो BCL2 को डिसरप्ट कर देगा। दूसरा, साइटोक्रोम C को लीक करवा देगा माइटोकॉन्ड्रिया से, इंट्रिंसिक पाथवे से अपॉप्टोसिस हो जाएगा। इन शॉर्ट कि अगर DNA रिपेयर नहीं हो सकता तो सेल को मरवा दे इससे पहले कि वो सेल खराब हो जाए, ठीक है। अब होता यह है कि दोनों कॉपी को नॉकआउट यानी दोनों कॉपी को खराब होना चाहिए P53 वाले जीन को, तभी जाके ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसको बोलते हैं नॉटसन टू हिट हाइपोथेसिस, यानी अगर दोनों अलील खराब हो जाएंगे तब जाके हमें ट्यूमर सप्रेसर जीन की इनएक्टिवेशन की वजह से कैंसर देखने को मिलेगा, और ये लॉस देखने को मिलता है 50% कैंसर से ज्यादा। जो जर्म लाइन म्यूटेशन होती है वो एक सिंड्रोम के अंदर होती है, उसको बोलते हैं फ्लूमानी सिंड्रोम, जिसके अंदर सेकंड हिट सोमैटिक होती है, ठीक हो गया, बस अब इतना याद रखना। दूसरा है रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा ये भी कंट्रोल करता है प्रोग्रेशन फ्रॉम G1 टू S फेज। अब ये रेटिनोब्लास्टोमा करता है क्या, इलोंगेशन फैक्टर 2 को, जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होती है, उसको होल्ड कर लेता है, जो कि असल में ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर होती है S फेज की तरफ। इलोंगेशन फैक्टर 2 रिलीज होगा, यानी जब आप रेटिनोब्लास्टोमा के फॉस्फोरिलेशन करवा दोगे, फॉस्फोरिलेशन करवाने के लिए आप साइक्लिन D और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज यूज करते हो। जब रेटिनोब्लास्टोमा की फॉस्फोरिलेशन होगी तो EF2 या इलोंगेशन फैक्टर 2 रिलीज हो जाएगा और ये आगे ट्रांजिशन करवा देगा, प्रोग्रेशन करवा देगा इस फेज की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर म्यूटेशन हो जाएगी तो फिर ETF हमेशा के लिए एक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल साइकिल हमेशा चलती रहेगी और सेल की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाएगी। दोनों कॉपी को नॉकआउट होना चाहिए अगर ट्यूमर की फॉर्मेशन होनी है, तो उसको बोलते हैं नॉटसन टू हिट हाइपोथेसिस। जैसे स्पोरेडिक म्यूटेशन है, यानी दोनों हिट्स क्या है, सोमैटिक होते हैं। इसके अंदर यूनिलैटरल रेटिनोब्लास्टोमा देखने को मिल सकता है, जबकि बायलैटरल रेटिनोब्लास्टोमा ऑस्टियोसार्कोमा जर्म लाइन म्यूटेशन में, जो कि फैमिलियल होती है, इनहेरिटेड होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो सेकंड हिट होता है वो सोमैटिक होता है। बाकी इनको हम बिग कैटसन से रिवाइज करेंगे तो रेटिनोब्लास्टोमा वाले को। इसके बाद है रेगुलेटर्स ऑफ एपोप्टोसिस। कुछ एपोप्टोसिस के जीन होते हैं जो भी खराब हो जाती है कैंसर सेल के अंदर। अब एपोप्टोसिस वाले जो जीन होते हैं उनका मेन फंक्शन होता है एपोप्टोसिस करवा देना, प्रोग्राम सेल डेथ करवा देना जब DNA डैमेज होता है। लेकिन होता है क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिवेंट एपोप्टोसिस। नॉर्मल सेल के अंदर एपोप्टोसिस नहीं होती, लेकिन जब कोई सेल डैमेज हो जाएगा तो उसके अंदर एपोप्टोसिस हो जाती है, जिसके अंदर DNA मजीद रिपेयर नहीं हो सकता। नॉर्मली BCL2 प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करती है, जिसकी वजह से साइटोक्रोम C रिलीज नहीं हो पाता। लेकिन अगर BCL2 की डिस्ट्रप्शन हो जाएगी, और ये डिस्ट्रप्शन कौन करवाता है, P53 करवाता है, तो फिर साइटोक्रोम C रिलीज हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकल आएगा। जब ये रिलीज हो जाएगा तो फिर एपोप्टोसिस को स्टिमुलेट करवा देगा। BCL2 एक्सप्रेस होती है, ओवर एक्सप्रेस हो जाती है फोलिकुलर लिम्फोमा के अंदर, और यहाँ पे ट्रांसलोकेशन लिखी हुई है T14 और 18। इसके अंदर होता है कि जो BCL2 वाला जीन होता है क्रोमोसोम नंबर 18 के ऊपर, वो IgG वाले हैवी जीन के लोकस में आना शुरू हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे IgG का हैवी चेन वाले जीन पड़े हुए हैं, और ये पड़े हुए थे क्रोमोसोम नंबर 14, यानी BCL2 वाला उठ के आ जाएगा क्रोमोसोम नंबर 14 के ऊपर, और इसकी वजह से BCL2 की सिंथेसिस काफी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ओके, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगी, एपोप्टोसिस इनहिबिट हो जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है।
यानी ऐसे बी सेल जिसको नॉर्मली डैमेज हो जाना चाहिए था, जिसको नॉर्मली मर जाना चाहिए था अपोप्टोसिस वाले मैकेनिज्म से, लेकिन वो क्या होते रहेंगे, वो एक्यूमुलेट होते रहेंगे, ठीक है, वो जमा होते रहेंगे, प्रोलिफरेट होते रहेंगे, फाइनली लिम्फोमा हो जाएगा। ओके अब इसके अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखे हुए ट्यूमर के डेवलपमेंट के, इसके साथ लिखा हुआ टीलोमेरेज। टीलोमेरेज सेल की मोर्टेलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली होता है कि जैसे जैसे सेल की डिवीजन होती रहती है तो टीलोमेर शॉर्टन होता रहता है, ठीक है, और जैसे ही खत्म हो जाएगा टीलोमेर तो सेल साइकिल रुक जाती है, सेल डिवीजन रुक जाती है। लेकिन कैंसर सेल के पास एक एंजाइम होता है टीलोमेरेज, जो टीलोमेर को रीजनरेट करता रहेगा और टीलोमेर को प्रिजर्व कर देगा। दूसरा मैकेनिज्म है एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस प्रोडक्शन ऑफ न्यू ब्लड वेसल। आपको पता है कि जो ट्यूमर ने आगे ग्रोथ करनी है तो ग्रोथ के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन ब्लड से आएगी और ब्लड के लिए न्यू ब्लड वेसल चाहिए, तो एंजियोजेनेसिस बढ़वा देती है। अब ये ट्यूमर सेल प्रोड्यूस करते हैं फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर और वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, जो एंजियोजेनिक फैक्टर्स होते हैं। ये एंजियोजेनेसिस करवा के ट्यूमर के न्यूट्रिशन को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अवॉइडिंग इम्यून सर्विलेंस, कि अगर ट्यूमर ने ग्रो करना है तो उसको इम्यून सिस्टम से बच जाना चाहिए। अब ऐसा होता है कि जब कुछ म्यूटेशन होती है तो ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो एबनॉर्मल होना शुरू हो जाती है। यानी पहली बात है कि जो ट्यूमर सेल होती है उनके पास MHC1 की डाउन रेगुलेशन हो जाती है, ठीक है, ओके, ठीक है, MHC की, और जब MHC1 की डाउन रेगुलेशन हो जाएगी तो हमारा इम्यून सिस्टम है वो आगे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि सेल खराब है या नहीं, ठीक है। तो MHC1 की डाउन रेगुलेशन वाला प्राइमरी मैकेनिज्म होता है। ट्यूमर की प्रोग्रेशन पहला इन्वेजन है, फिर इसके बाद मेटास्टेसिस होते हैं, ठीक है। इन्वेजन कब्जा करना, ठीक हो गया। जो एपिथेलियल ट्यूमर सेल होती है नॉर्मली दूसरे से अटैच होते हैं बाय सेल एडियन मॉलिक्यूल्स जस्ट लाइक ई कैटालिन, लेकिन अगर ई कैटालिन की डाउन रेगुलेशन हो जाएगा तो अटैच सेल की डिसोसिएशन होना शुरू हो जाएगी, यानी सेल एक दूसरे से बिखरना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा सेल अटैच होती है लैमिनिन के साथ, ठीक है, सेल अटैच होती है लैमिनिन के साथ और वो डिस्ट्रॉय करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन वाया कोलेजिनेज, ठीक है, और जो सेल अटैच हो जाएगी फाइब्रोनेक्टिन के साथ इन द ECM और वो लोकली सेपरेट करेगी। ये सारे इन्वेजन के मैकेनिज्म बता रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा वो किसी वेसल्स में या ब्लड के जरिए या लिम्फ के जरिए फैल भी सकती है, जिसको मेटास्टेसिस बोलती है, जिसको डिस्टेंट, ठीक हो गया। तो ये इन्वेजन कब्जा करना, फाइब्रोनेक्टिन से बाइंड कर सकते हैं, लैमिनिन से बाइंड कर सकती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन को उड़ाना शुरू कर देते हैं, कोलेजन टाइप 4 को उड़ाना शुरू कर देते हैं कोलेजिनेज से। मेटास्टेसिस 3 रूट से मेटास्टेसिस होती है, एक ब्लड, दूसरा लिम्फ और तीसरा होता है सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी। फॉर एग्जांपल जो सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी है इसके अंदर एग्जांपल है ओवेरियन कार्सिनोमा के, जो कि पेरिटोनियम को ऑक्यूपाई कर लेता है, इसको बोलते हैं ओमेंटल केकिंग। हेमाटोजेनस सेपरेट होती है सार्कोमा के केस के अंदर, ठीक है, जबकि लिम्फोजेनस होती है कार्सिनोमा के केस के अंदर, ओके। और सबसे पहला लिम्फ नोड जो किसी कैंसर को रिसीव करेगा उसको बोलते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड, ओके, सेंटिनल लिम्फ नोड। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक जो बिनाइन ट्यूमर होती है उनका रेट ऑफ ग्रोथ काफी स्लो होता है, वेल सर्कमस्क्राइब होती है, लोकलाइज्ड होती है, डिस्टिंक्ट होती है, डिफरेंशिएटेड होती है, मोबाइल होती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर रैपिडली ग्रोइंग होती है, पोर्टली सर्कमस्क्राइब्ड होती है, इन्फिल्ट्रेटेड होती है, फिक्स्ड होती है सराउंडिंग टिश्यू से, लोकल टिश्यू से। बायोप्सी नॉर्मली रिक्वायर्ड होती है इससे पहले कि हम टिश्यू को बिनाइन कहें या मैलिग्नेंट कहें, ठीक है। कुछ बिनाइन ट्यूमर मैलिग्नेंट लाइक फैशन के अंदर ग्रो करते हैं, कुछ मैलिग्नेंट ट्यूमर बिनाइन लाइक फैशन के अंदर ग्रो करते हैं। इसके एग्जांपल कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन के अंदर कि कौन से बिनाइन ट्यूमर है जो मैलिग्नेंट लाइक ग्रोथ करेगी और कौन से ऐसे मैलिग्नेंट है जो बिनाइन लाइक ग्रोथ करते हैं। हिस्टोलॉजिकल फीचर्स के अंदर देखते हैं कि जो बिनाइन ट्यूमर है वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स की ऑर्गेनाइज ग्रोथ होती है, यूनिफॉर्म न्यूक्लियस होते हैं, इनका न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो कम होती है, मिनिमल माइटोटिक एक्टिविटी होती है, इन्वेजन नहीं होती, मेटास्टेसिस नहीं होती। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर पोरली डिफरेंशिएटेड होते हैं, एनाप्लास्टिक होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ होती है, लॉस ऑफ पोलैरिटी होती है, न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म होगा, हाइपरक्रोमेसिया होगा, हाई न्यूक्लियर टू क्रोमेटिन रेशियो होगी, हाई माइटोटिक एक्टिविटी है, इन्वेजन और मेटास्टेसिस वगैरह देखने को मिलती है, ठीक हो गया, ओके। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री को यूज करते हैं ताकि हम ट्यूमर को कैटेगराइज कर सके कि किस बेस के ऊपर है। पहले हम हिस्टोलॉजी के ऊपर देखते हैं, लेकिन हिस्टोलॉजी से अगर समझ नहीं आता तो हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री वगैरह यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कैराटिन होते हैं, कैराटिन या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैराटिन होता है एपिथेलियम के अंदर, अगर किसी के अंदर कैराटिन पॉजिटिव हो तो वो एपिथेलियम का ट्यूमर है। वेमेंटिन तो ये मेसेनकाइम का होता है, डेस्मिन मसल का होता है, GFAP न्यूरोग्लिया का होता है, न्यूरोफिलामेंट न्यूरॉन्स का होता है। इसके अलावा प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्रोस्टेट का होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ब्रेस्ट एपिथेलियम, थायरोग्लोबुलिन। ER का वैसे मतलब बता सकता है कोई कमेंट सेक्शन के अंदर। थायरोग्लोबुलिन थायराइड फॉलिकुलर के लिए, क्रोमोग्रेनिन न्यूरोएंडोक्राइन सेल जस्ट लाइक स्मॉल सेल कार्सिनोमा लंग का और कार्सिनोइड ट्यूमर का, S100 मेलानोमा, श्वानोमा और हमारे लैंगरहैंस
स्किन के हिस्टियोसाइट का ट्यूमर होता है वगैरह, ठीक है। इसके अलावा सीरम ट्यूमर मार्कर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्यूमर कुछ ऐसे प्रोटीन को सीक्रेट करता है जो ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाएगी। ट्यूमर की स्क्रीनिंग पर्पस के लिए, प्रोग्नोसिस के लिए इस्तेमाल हो सकती है, यहाँ तक कि डायग्नोसिस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल प्रोस्टेट स्पेसिफिक कंडीशन, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा के लिए इस्तेमाल होता है। अब लास्ट चीज रह गई है वो है ग्रेडिंग ऑफ कैंसर। ग्रेडिंग ऑफ स्टेजिंग होती है। ग्रेडिंग क्या होती है? माइक्रोस्कोपिक असेसमेंट ऑफ डिफरेंशिएशन होती है। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जो कैंसर सेल है वो अपने पेरेंट सेल को कितना रिजेंबल करता होता है, ठीक हो गया। कि अगर जो वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं वो लो ग्रेड होते हैं, वो अपने नॉर्मल पेरेंट सेल को रिजेंबल करते हैं। जो पोअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं वो हाई ग्रेड होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट होती है प्रोग्नोसिस के लिए। जो वेल डिफरेंशिएटेड कैंसर होती है उनका बेटर प्रोग्नोसिस होता है एज कम्पेयर टू पोअरली डिफरेंशिएटेड कैंसर, जिनका रिकवरी पीरियड वगैरह हम कह सकते हैं ठीक होता है। स्टेजिंग ऑफ कैंसर, ये कैंसर के साइज और सेपरेट को असेस करती है। की प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, उसके अंदर की प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या था? आर्किटेक्चरल और न्यूक्लियर फैक्टर्स है। इसके अंदर की प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है यानी ये, और इसके अंदर आप क्या देखते हो? TNM सिस्टम को यूज करते हो। टी से ट्यूमर, N से कितने लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो रही है, रीजनल लिम्फ नोड, और M से मेटास्टेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है, ठीक है। तो मेटास्टेसिस के कि ये डिजीज ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बिनाइन है, मैलिग्नेंट है, ठीक है, रिकवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो हमने पूरा तकरीबन न्यूप्लेजिया को रिवाइज कर लिया। बस ये चीज़ रह गई है, कुछ ऑनकोजेनिक वायरसेस होते हैं। कौन कौन सी होती है? एप्स्टीन बार वायरस है जो कि नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा, बर्केट लिम्फोमा, CNS लिम्फोमा करवाता है, ठीक है। ये कौन सा वायरस है? हर्पीस वायरस है। असल में कैपोसिस सार्कोमा एसोसिएटेड वायरस है। तो कैपोसिस सार्कोमा, हेपेटाइटिस B और C, हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया करवाता है। हाई रिस्क है हर्पीस वायरस, वैसे इसको बताना चाहिए था ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, सॉरी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा करवाता है, वुल्वा का, वजाइना का, एनस का, सर्विक्स का, बाकी एडिनो कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। रेडिएशन किस तरह से करवाती है? जैसे आयनाइजिंग रेडिएशन होती है, वो एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया, क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया, पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। जबकि नॉन आयोनाइजिंग के अंदर अल्ट्रावायलेट आ जाती है। सनलाइट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसमें जीरोडर्मा पिगमेंटोसम है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किया कि जो आयोनाइजिंग होती है जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सीडेंट या रेडियोथेरेपी है, या ये हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल को जनरेट करती है। जबकि नॉन आयोनाइजिंग का मैकेनिज्म क्या है? पिरामिडिन डाइमर को क्रिएट कर देना, पिरामिडिन डाइमर, ठीक है, ओके, या प्यूरिन डाइमर वगैरह भी क्रिएट कर सकती है, जैसे थायमिडिन डाइमर्स होते हैं। केमिकल्स के अंदर जो एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं ये हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा करवाती है। अल्काइलेटिंग एजेंट ल्यूकेमिया, ब्लड का कैंसर करवाती है। अल्कोहल ये करवाता है लिवर का स्पेसिफिकली। आर्सेनिक स्किन का, लंग्स का और लिवर का एंजियोसार्कोमा। एस्बेस्टोस ये लंग्स का करवाता है। सिगरेट स्मोकिंग ये भी लंग्स का। नाइट्रोसमीन्स ये स्टोमक का कैंसर करवाता है। नफ्थाइलामीन ये ब्लैडर का होता है। विनाइल क्लोराइड एंजियोसार्कोमा ऑफ लिवर। निकल, क्रोमियम, बेरिलियम और सिलिका ये भी लंग्स का करवाते होते हैं, ठीक है। सारे लंग का करवाते हैं। कौन कौन सा नहीं करवाता? विनाइल क्लोराइड स्पेसिफिक, नफ्थाइलामीन है, नाइट्रोसमीन है, ठीक है। एस्बेस्टोस तो करवाता है। अल्कोहल नहीं करवाता लंग का। अल्काइलेटिंग एजेंट ये भी लंग का नहीं करवाते, और एफ्लाटॉक्सिन ये भी लंग का नहीं करवाता। बाकी सारे लंग के करवाते हैं, ठीक है। और आपने ये बात नहीं भूलना कि जो एंजियोसार्कोमा है विनाइल क्लोराइड की वजह से, और इसके अलावा एंजियोसार्कोमा किसकी वजह से हो सकता है? आर्सेनिक की वजह से। ए से आर्सेनिक और ए से एंजियोसार्कोमा। अगर आपको पैथोमा की रिवीजन वाली वीडियो अच्छी लगी हो, जिससे आपका थोड़ा बहुत न्यूप्लेजिया कवर हो गया, तो आपने क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।